नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ राजेश कुमार। खबरें देवभूमि की। महाराष्ट्र के पूर्व राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी के राज्यपाल पद और भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता से इस्तीफा देने के बाद कई तरह के कयास लगाए जा रहे थे, जिन पर विराम लगाते हुए भगत सिंह कोश्यारी ने मीडिया से बात करते हुए खुल के बात रखी। और महाराष्ट्र से राज्यपाल पद के इस्तीफे के बाद जब से भगत सिंह कोश्यारी उत्तराखंड आए हैं, तभी से भगत सिंह कोश्यारी को लेकर अलग अलग चर्चाएं चल रही हैं। लेकिन आज मीडिया से बात करते हुए उन्होंने सभी संभावनाओं को दरकिनार करते हुए कहा कि वो सक्रिय राजनीति से 2 महीने पहले ही बहुत दूर हो चुके हैं और उन्हें किसी भी तरह के पद की लालसा नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें बहुत सम्मान दिया। वहीं राज्यपाल रहते हुए महाराष्ट्र की राजनीति में आए संकट पर भगत सिंह कोश्यारी ने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे सनातनी स्वभाव और सरल व्यक्तित्व के धनी हैं। उनके इसी स्वभाव के कारण उनकी पार्टी टूटी है। देखिए, मैं अब ये जो सक्रिय राजनीति है उससे दूर हो गया, पहली बात। दूसरी बात, जिस भारतीय जनता पार्टी ने मुझे इतना सम्मान दिया है, इतने अवसर दिए हैं, तो दूसरे की बात तो सपने में कोई नहीं सोच सकता है। सुदीप जैन हमारे विशेष संवाददाता इस पे ज्यादा जानकारी के साथ। सुदीप, भगत सिंह कोश्यारी महाराष्ट्र से वापस देहरादून लौट आए, लेकिन उन्होंने कहा कि अब वो सक्रिय राजनीति से बिल्कुल दूर रहेंगे। क्या कुछ समझा जाए उनकी बातों से और क्या क्या उन्होंने कहा? देखिए, भगत सिंह कोश्यारी उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी की राजनीति के सबसे बड़े चेहरे हैं, ऐसा कहा जाए तो गलत नहीं होगा। और राष्ट्रीय स्तर पर उनकी बहुत बड़ी पहचान है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय मंत्री अमित शाह और राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से उनकी सीधी बातचीत होती है। उनके आने के बाद से कई प्रकार के कयास अटकलें लगाए। हालांकि वो पहले ही कह चुके थे कि एक्टिव राजनीति से वो दूर रहना चाहते हैं, थोड़ा गांव घर जाकर कुछ लिखना पढ़ना चाहते हैं, लोगों से मिलना चाहते हैं। और अब थोड़ा वो उम्रदराज भी हो गए हैं, तो कई दिनों से मीडिया ट्राई था उनसे बातचीत करने के लिए, परंतु वो शायद सहमत नहीं थे, तैयार नहीं थे। तो आज प्रेस क्लब द्वारा जो आयोजित कार्यक्रम था प्रेस से मिलिए, उसमें भगत दा पहुंचे थे और खुलकर अपनी बात उन्होंने कही है। और महाराष्ट्र के संकट पर भी भगत दा बोले हैं। हालांकि हमने बीते एक सप्ताह में देखा, यानी जब से वो आए हुए हैं, उनके घर लगातार लोगों का आना जाना जारी है। कोई अपनी अर्जी लेकर आ रहा है, किसी को ट्रांसफर की कामकाज से संबंधित में मिलना है। राज्य सरकार के 2 मंत्री उनसे मिले जाकर, और प्रदेश अध्यक्ष भी उनसे मिले, मुख्यमंत्री उनसे मिलने गए थे। मुख्यमंत्री के वो राजनीतिक गुरु भी हैं। तो भगत दा का एक बहुत बड़ा कद है। वो भले ही एक्टिव राजनीति में न हो, भले ही वो इससे दूर रहने की बात कर रहे हो, पर लोग उनसे लगातार मिलते हैं और मिलते रहेंगे, क्योंकि वो आम लोगों से मिलकर बातचीत करना, पुराने दिनों को याद करना और साथ ही समसामयिक विषयों पर चर्चा करने में भगत दा खासा एक्टिव रहते हैं। बहुत शुक्रिया सुदीप, आप मेरे साथ बने रहिए। कुछ और खबरों पे भी आपसे जानकारी लेंगे। फिलहाल शुक्रिया। और चुनाव के दौरान पार्टी विरोधी काम करने वाले कार्यकर्ताओं की बीजेपी ने लिस्ट तैयार कर ली है और ऐसे कार्यकर्ताओं पर बीजेपी जल्द ही कार्रवाई करने की तैयारी में है। प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम ने यह बात कही है। उनका कहना है कि बीजेपी संगठन स्तर पर दायित्व को लेकर फाइनल तैयारी चल रही है और सभी के साथ बैठकर जल्द ही नाम फाइनल कर लिए जाएंगे। लेकिन ऐसे कार्यकर्ता जिन्होंने चुनाव के दौरान पार्टी विरोधी काम किया, उनको इस लिस्ट से दूर रखा जाएगा और उन पर कार्रवाई होगी। ये लोकतंत्र है, कोई किसी को लिस्ट नहीं देता, मिलकर बैठकर लिस्ट बनाई जाती है। तो मिलकर बैठकर लिस्ट बनेगी। सभी अनेकों अनेक कार्यकर्ता जो वर्षों से पार्टी का योगदान कर रहे हैं, पार्टी को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं, उस पर ध्यान दिया जाएगा। साथ साथ अभी जो चुनाव गए हैं, इसमें किसी ने भी पार्टी विरोधी काम किया गया है, उनको कोई भी स्थान नहीं दिया जाएगा। तो कब तक संभावना है सर? होली से पहले उम्मीद है या थोड़ा और इंतजार करेंगे कार्यकर्ता? संभावना, मैं भी संभावना के लिए आया हूँ। मुझे भी उम्मीद है कि पहले हो जाएगी, अगर नहीं होगी तो बाद में हो जाएगी जल्दी। ये लोग और सुदीप जैन हमारे विशेष संवाददाता इस खबर पे ज्यादा जानकारी के साथ। सुदीप, भारतीय जनता पार्टी कुछ लोगों को बड़ी जिम्मेदारी देने की तैयारी में है और कुछ के खिलाफ कार्रवाई करने की, ऐसे लोग जिन्होंने चुनाव के दौरान पार्टी विरोधी काम किया। देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि ये प्रदेश प्रभारी का बयान एक स्ट्रेटजी है
क्योंकि दायित्व को लेकर बड़ी मारामारी है। हर कोई चाहता है यदि संगठन में और पार्टी में टिकट यदि उसे नहीं मिल सका तो कम से कम दायित्व लेकर वो राज्य सरकार में जुड़ सके और जनता के कामकाज करने के साथ ही कार्यकर्ताओं से कनेक्ट रह सके। परंतु क्योंकि उनका ये बयान कि कई पार्टी विरोधी कामकाज करने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी, मुझे ऐसा लगता है कि 47 सीटों की सरकार के सामने चुनौती अब पार्टी विरोधी काम करने वालों से ज्यादा इस बात की है कि जो दायित्व की पहली लिस्ट आएगी उसमें सबको एडजस्ट करे। और चूंकि उनका ये बयान इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि यदि कोई छूट जाता है तो विरोध न करने पाए, वो अपनी नाराजगी न व्यक्त करने पाए, तो अभी से उसके लिए मुझे ऐसा लगता है कि एक माहौल तैयार किया जा रहा है। हो सकता है कि कोई लिस्ट हो भी, परंतु भारतीय जनता पार्टी का अनुशासित संगठन है और इसकी शक्ति इसका संगठन है। तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि पार्टी विरोधी गतिविधि में शामिल कोई बहुत से ऐसे लोग होंगे जिनके विरुद्ध कार्रवाई होने जा रही है, वो भी तब जबकि अभी 4 साल का राज्य सरकार के पास समय है। छावनी परिषद चुनाव के लिए आज कमेटी बन जाएगी, निकाय चुनाव और लोकसभा चुनाव सामने खड़े हैं, तो मुझे लगता नहीं इतना रिस्क पार्टी लेगी, ऐसी कोई लिस्ट होगी। दूसरा, उन्होंने अपने बयान में एक और महत्वपूर्ण बात कही है कि पार्टी के दरवाजे सबके लिए खुले हैं। यानी जो कांग्रेस पर बड़ा अटैक किया बीते दिनों भारतीय जनता पार्टी ने, इनके बूथ लेवल के वर्कर को, बूथ लेवल के मंडल अध्यक्षों को जो पार्टी अपने में शामिल कर रही है और कह रही है कि बूथ स्तर के 10-10 कार्यकर्ता और लेकर आइए, तो ये एक बड़ी स्ट्रेटजी है भारतीय जनता पार्टी की, मुझे ऐसा लगता है। हालांकि कल जो बैठक है वो बेहद महत्वपूर्ण है, जब प्रदेश प्रभारी, प्रदेश अध्यक्ष और मुख्यमंत्री बैठेंगे और दायित्वधारियों की सूची पर मंथन होगा। कोर कमेटी की भी बैठक होगी और आगे के कार्यक्रम पार्टी तय करेगी। ठीक है सुदीप, आप मेरे साथ बने रहिए, कुछ और खबरों पे भी जानकारी लेंगे। फिलहाल शुक्रिया। तो पार्टी विरोधी काम करने वालों की बीजेपी में लिस्ट तैयार हो रही है और ऐसे लोगों पे कार्रवाई की जाएगी, जबकि कुछ लोगों को दायित्व दिया जाएगा। और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी एक बार फिर अलग अंदाज में नजर आए। चंपावत दौरे पे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सड़क किनारे चाय की चुस्की लेते हुए दिखाई दिए और सीएम धामी के इस अंदाज के सभी लोग कायल हैं। दरअसल मुख्यमंत्री चंपावत भ्रमण के दौरान शुक्रवार सुबह की सैर पे निकले और इस दौरान मुख्यमंत्री सर्किट हाउस से ब्लॉक रोड स्थित नित्यानंद जोशी की चाय की दुकान पर पहुंचे और सबसे पहले सूर्य नमस्कार किया, फिर चाय की चुस्की ली। उसके बाद उन्होंने दुकानदार से बात की, अन्य लोगों से बात की, उनका हालचाल जाना, साथ ही सरकारी योजनाओं, कार्यक्रमों और विकास कार्यों पर चर्चा भी की। इसी दौरान वहां मौजूद रियांश नाम के एक युवक से मुख्यमंत्री बातें करते नजर आए, उसे दुलारते हुए नजर आए। इसके बाद सीएम धामी नागनाथ वार्ड पहुंचे और जहां पानी भर रही महिला से बात की और पेयजल की समस्या के बारे में जाना, जिस पर महिला ने मुख्यमंत्री को बताया कि पानी नियमित आ रहा है, किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद मुख्यमंत्री मुख्य बाजार होते हुए आगे पहुंचे और मुख्य बाजार में उन्होंने दुकान स्वामियों से बात की, उनका हालचाल जाना। इस दौरान गोरलचोड़ मैदान में मुख्यमंत्री धामी वहां विभिन्न खेल प्रतियोगिताओं की प्रैक्टिस कर रहे युवाओं से बात करते नजर आए और उनका उत्साहवर्धन किया, उन्हें उनके उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं भी दी। और इससे पहले भी मुख्यमंत्री इस तरह का उनका जो अंदाज है वो सामने आ चुका है। अचानक वो सुबह निकलते हैं, लोगों के बीच पहुंच जाते हैं, साधारण सी दुकान पे वहां उनसे बात करते हैं, सरकारी योजनाओं की स्थिति क्या है, कामकाज कैसा चल रहा है, जनता उसको कैसे देख रही है, इस पे खुद वो जमीनी हालात को समझते रहे। और आज एक बार फिर ऐसा ही हुआ। तो 2 दिवसीय चंपावत दौरे के दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गोलजीव मंदिर परिसर में पूजा अर्चना कर प्रदेश की खुशहाली की कामना की। इस दौरान सीएम ने कहा कि गोलजू न्याय के देवता हैं और इसी कारण लोगों की उनके प्रति विशेष श्रद्धा रहती है। मंदिर परिसर में मुख्यमंत्री ने मंदिर से जुड़े लोगों के साथ ही मौजूद बच्चों और बुजुर्गों से भी बात की, उनकी समस्याओं को भी सुना और मुख्यमंत्री ने कहा कि हम सभी के सहयोग से प्रदेश के सभी क्षेत्रों के विकास के लिए प्रतिबद्धता के साथ काम कर रहे हैं। और इस तरह अपने बीच पाके बच्चों में भी जबरदस्त उत्साह दिखाई दिया। मुख्यमंत्री को अपने बीच देखकर लोग भी काफी उत्साहित नजर आए। और चंपावत कलेक्ट्रेट परिसर में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जनपद स्तरीय प्रशासनिक अधिकारियों के साथ बैठक की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने चंपावत जिले को आदर्श चंपावत के रूप में स्थापित करने की बात अफसरों से कही।
तो सीएम पुष्कर सिंह धामी का चंपावत दौरा है। इस दौरान कई कार्यक्रमों में भी वो शामिल हुए, बैठक भी की, लोगों से भी मुलाकात की। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के चेयरमैन जीएस मर्तोलिया ने न्यूज वन इंडिया के विशेष संवाददाता सुदीप जैन से कई विषयों पर खास बात की। उन्होंने क्या कुछ कहा, उन्हें सुनते हैं। उत्तराखंड में लोक सेवा आयोग द्वारा 2 परीक्षाएं निर्विघ्न रूप से संपन्न करा ली गई हैं। अब यूकेएसएससी में भी अगली परीक्षाओं की तैयारी चल रही है। यूकेएसएससी के चेयरमैन मर्तोलिया सर हमारे साथ हैं, इनसे बातचीत करेंगे। सर, कल आप लोगों ने दरोगा रैंकर परीक्षा को लेकर जो विवाद था उसको खत्म करते हुए परिणाम जारी कर दिया है। हालांकि आप लोगों ने 7 दिन का समय भी दिया है कि किसी को कोई आपत्ति हो तो दर्ज करा सकता है। अब इसमें आगे किस प्रकार से यूकेएसएससी आगे बढ़ रहा है? युवा बड़ी उम्मीदों से यूकेएसएससी की ओर देख रहे हैं। नहीं, सब इंस्पेक्टर रैंकर का हमने कल भेज दिया है और सप्ताह भर के अंदर सब उनका रिजल्ट फाइनल हो जाएगा। उसके बाद हम बाकी एग्ज़ाम को भी आगे बढ़ा रहे हैं। और जो सबसे महत्वपूर्ण काम हमारा है, जो 3 एग्ज़ाम हम लोगों ने दोबारा कराना है हमें, जिसमें स्नातक स्तरीय है और वन दरोगा है और सचिवालय रक्षक है। उसके बारे में हम मार्च 15 के बाद अपने कैलेंडर जारी कर रहे हैं और 15 तारीख के बाद हम लोग सेंटर का वेरिफिकेशन, उसके बाद एडमिट कार्ड का वेरिफिकेशन, जिन लड़कों ने बदमाशी की, जो नकल में पकड़े गए, उनको रिवार करना, उनकी लिस्ट हमने तैयार कर ली है वो। उसके बाद हम लोग मई फर्स्ट वीक में उम्मीद ये कर रहे हैं कि अप्रैल 2nd या 3rd वीक में कि हम सचिवालय रक्षक का एग्ज़ाम सबसे पहले कराएंगे। उसके बाद वन दरोगा, उस लास्ट में स्नातक स्तरीय एग्ज़ाम कराएंगे। और हमारी कोशिश है कि मई तक ये सारे एग्ज़ाम ख़त्म हो जाए हमारे। हम कैलेंडर शायद मंडे जारी करेंगे या आज इवनिंग तक जारी करने वाले हैं। 3 एग्ज़ाम महत्वपूर्ण हैं। उसके बाद जब सारे एग्ज़ाम हो जाते हैं तो उसके बाद फिर हम नए सिरे से नई व्यवस्थाओं के साथ एक फुल प्रूफ व्यवस्थाओं के साथ आगे एग्ज़ाम करने का प्रयास हम लोग करेंगे। 2 रिट भी हुई हैं हाई कोर्ट में, जिसमें आपको काउंटर एफिडेविट फाइल करना है। कोर्ट में कुछ बच्चे गए, सेग्रीगेशन की मांग है और कुछ उनकी मांगे हैं। क्या आपको इस पर अब आयोग क्या कर रहा है? कोर्ट में चूंकि आपको जवाब भी देना है और आगे अब आपको परीक्षा की तैयारी भी करनी है। कोर्ट में स्नातक स्तरीय में और वन दरोगा वाले में लोग कोर्ट गए हैं कि उनका ये कहना है कि साहब जिन्होंने मेहनत किया है, जिन्होंने नकल नहीं की, उनका सेग्रीगेट किया जाए, उनको अलग करके, जिन्होंने बदमाश की, जो टेंटेड हैं, जिन्होंने बदमाशी की, उनको अलग करके, जिन्होंने अपनी मेहनत से पास हुए हैं उनका परिणाम घोषित किया जाए। उसका काउंटर एफिडेविट हमको लगाना है। हम लोग बहुत जल्दी कोर्ट में लगाएंगे। उसके बाद जो भी आगे न्यायालय का निर्णय होगा उसके हिसाब से करेंगे। और दूसरा मेरा एक और चीज़ मैं बताऊं कि बाकी काफ़ी युवा जो है, मैं देख रहा हूं कि कोर्ट जाने में, अभी हमारे एलटी में भी कुछ लोग कोर्ट गए हैं, जिसमें विशेषकर फिजिकल इंस्ट्रक्टरों के बारे में कोर्ट में गए हैं। उसमें एक जानकारी हमारे पास आई है, उसका भी हम वेरीफाई कर रहे हैं कि जो लोग पहले से वहाँ काम कर रहे हैं, जो गेस्ट लेक्चर के नाम से काम कर रहे हैं, उनकी कोशिश ये है कि रिजल्ट न निकले फिजिकल इंस्ट्रक्टर का, ताकि हमारी नौकरी बनी रहे। ऐसा भी प्रयास, ऐसा हमारे संज्ञान में आया है। और अगर ऐसा कुछ प्रूफ होता है तो अगले वाले जब भी उसमें अदालतों में, माननीय कोर्ट में इस पर चर्चा होगी तो उस पर हम लोग ज़रूर चर्चा करेंगे। हमारी कोशिश होगी कि हम लोग समय से अपने एग्ज़ाम पूरी शुचिता के साथ, पूरी पारदर्शिता के साथ कराएं और जो यूथ का जो विश्वास एक टूटा था उसको हम लोग दोबारा बहाल करें और एक मेहनत वाले बच्चों के साथ अन्याय न हो, इसका पूरा प्रयास के साथ अपने एग्ज़ाम को कराने का प्रयास हम लोग करेंगे। सर, एलटी कला का भी बहुत समय से जो परीक्षा का परिणाम है उसका इंतजार है, युवा परेशान है। आखिर इस पर भी क्या आप लोग कुछ निर्णय कर रहे हैं? क्या इस पर भी कुछ डिस्कशन चल रहा है? नहीं, एलटी कला में भी कोर्ट गए हैं लोग बात, तो 262 के पास करीब केसेस हैं, कैंडिडेट उसमें होने हैं, जिसमें कोर्ट में गए हैं लोग। और एक बार हो गया, तभी डबल बेंच में, सिंगल बेंच से उनको राहत नहीं मिली, वो फिर डबल बेंच में गए हैं। और इस अभी डेट है उसकी भी मार्च में शायद। जैसे रिजल्ट हमारे पास बिल्कुल तैयार है, जैसे ही कोर्ट में जो भी ऑर्डर हों उसके हिसाब से उसको हम लोग करेंगे। उनके साथ वाकई अन्याय हो रहा है, जल्दी उसका डिस्पोजल हो जाए। संबंधित विभाग, चाहे हम लोग हों, चाहे शिक्षा विभाग हो, अपना एफिडेविट लगाएं टाइम से और उस पर एक निर्णय हो, ताकि उन बच्चों के साथ भी न्याय हो सके और उनको भी नियुक्ति प्रमाण दिया जा सके। सर, नया नकल विरोधी कानून जो आया है उसे आप कितना इफेक्टिव मानते हैं और क्या आपको लगता है कि अब तक जो गड़बड़ हुई वो ये कानून रोक देगा? देखिए, बहुत बड़ा एक जो कानून बना हमारे यहाँ उत्तराखंड में और एक नज़ीर भी होगी ये, और एक मानसिक दबाव निश्चित तौर पर, चाहे वो कंपनी हो, चाहे प्रिंटिंग प्रेस से हो, चाहे सरकारी लोग हों, जो हम लोग हैं, जो हम लोग एग्ज़ाम जो कमीशन के लोग हैं, उन सब के ऊपर
हाँ, बच्चों के ऊपर, अभ्यर्थी जो मेहनत करते हैं उनके ऊपर। बच्चों का देखिए, अगर चार्जशीट हो जाता है तो 2 साल के लिए उसको अगर हम बाहर कर देते हैं, अगर सजा हो जाती है 10 साल के लिए बाहर हो जाता है। अच्छा खासा उसमें पैसे का, उसमें दंड का भी प्राविधान है और एक महत्वपूर्ण और बहुत मजबूत कानून है। इसका एक साइकोलॉजिकल प्रेशर और बिल्कुल होगा और इस कानून से हर आदमी पर डर भी होगा। और इस कानून में, ये कानून जो है हमारी अपनी परीक्षाओं को ठीक से कराने में, प्योरिटी के साथ कराने में, पारदर्शिता के साथ कराने में, कहीं कोई गड़बड़ न करें, इसके प्रयास करने में एक बहुत ही सहयोगी सिद्ध होगा, जो मेरा मानना है। और एक अच्छा कानून है, इस कानून से बेहतर होगा आगे की व्यवस्था, ऐसा मेरा मानना है। सर, स्टेनोग्राफर्स का भी डीवी कंप्लीट हो चुका है, उनको भी नियुक्ति का इंतजार है और काफी समय से वो भी परेशान है। क्या आपको लगता है जल्दी उन पर निर्णय होने जा रहा है? नहीं, हमारे पास टोटल 8 एग्ज़ाम थे, जिसको हमने एक समयबद्ध तरीके से उनको निकालने की हम कोशिश कर रहे हैं। हमारा एलटी में बहुत टाइम लग गया, थोड़ा सा लेट हो गए हम लोग, और रैंकर हम कल भेज चुके हैं। अब अगला एलटी है, कनिष्ठ सहायक है, फिशरीज़ वालों का है, और जो भी एग्ज़ाम है रेडियो के हेड कांस्टेबल का है, उस पर हम लोग काम कर रहे हैं। और हमारी कोशिश होगी कि हम इसको किसी भी हालत में मार्च सेकेंड वीक तक या लास्ट वीक तक ख़त्म कर दें। सर, एक मेरा अंतिम सवाल है, आयोग में भी कुछ स्टाफ की कमी है। दूसरा, क्या आपको लगता है आने वाले समय में जिस प्रकार से लोक सेवा आयोग में जो 2 पेपर लीक हुए, उसके बाद उन्होंने व्यवस्था को बदला, 2 बड़ी परीक्षाएं संपन्न हुई, यूकेएसएससी भी अपनी स्ट्रेटजी को बदलेगा, विशेषकर सिलेबस को लेकर, परीक्षाओं को लेकर, स्टाफ को लेकर और उन टेक्निकल चीजों को लेकर जो अभी तक जिस वजह से भ्रष्टाचार होता था, जिस वजह से मिलीभगत होती थी, वो दूर हो सकेगी? देखिए, ऐसा है कि कर्मचारी कम है, ये बिल्कुल मानता हूँ मैं, और कर्मचारी का पर्याप्त होना उतना जरूरी नहीं है जितना कर्मचारियों का ईमानदार होना। यूपीए पब्लिक सर्विस कमीशन के पेपर की बात अगर करें तो वहाँ सब अंदर के लोगों ने बदमाशी की, और हमारे यहाँ अंदर के लोगों ने बदमाशी नहीं की, लेकिन जो हमारे साथ जुड़े हुए संस्थाएं थे उनने बदमाशी की। इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है कि हम जो अपने साथ रखें, चाहे वो बाहर आउटसोर्स करें या हमारा कर्मचारी हो, वो इतनी ईमानदारी, पारदर्शिता के साथ काम करें, तभी ये संभव होगा कि एग्ज़ाम ठीक से हो जाए। एक भी व्यवस्था, एक भी गड़बड़ कर दिया किसी तरह पर तो दिक्कतें होंगी। बिल्कुल हमारी कोशिश है कि बिल्कुल पारदर्शिता के साथ एग्ज़ाम हो, और जो बच्चे जितना मेहनत करें उसके हिसाब से उसको फल मिले। और पूरी मेहनत करने के बाद 4 आदमी बदमाशी करते हैं, ऐसा न हो, और उससे उनका पूरे साल भर की मेहनत बेकार हो, ऐसा न हो। इसके लिए पूरे प्रयास, चाहे टेक्नोलॉजी को लेकर के हों, चाहे हम लोग अपनी व्यवस्थाओं को देकर के या अपनी स्ट्रेटेजी के हिसाब से, एक फुल प्रूफ व्यवस्था की तरफ हम बढ़ रहे हैं, और हम बहुत फुल प्रूफ तरीके से एग्ज़ाम को कराएंगे। तो आप थे यूकेएसएससी के चेयरमैन जीएस मारतोलिया जी, जिन्होंने बहुत साफ कहा है कि जो युवा मेहनत से तैयारी कर रहे हैं उनको निराश नहीं होने देंगे, और यूकेएसएससी का सिस्टम भी अब और फुल प्रूफ होगा। जो रिक्त ऐसे स्थान थे जहां का रिजल्ट पेंडिंग है, उनके रिजल्ट बहुत शीघ्र जारी करने की तैयारी की जा रही है। युवा विश्वास रखें, बहुत जल्द उनके द्वारा की गई मेहनत का उन्हें परिणाम मिलेगा। कैमरा सहयोगी अंजीत के साथ सुदीप जैन, न्यूज 1 इंडिया, देहरादून। खबर देहरादून से है, जहां बीजेपी बूथ सशक्तिकरण अभियान की बैठक है और बीजेपी प्रदेश कार्यालय में चल रही है बैठक। राज्य भर के शक्ति केंद्रों से 152 सदस्य बैठक में पहुंचे हैं और बीजेपी प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम बैठक में मौजूद हैं। बूथ सशक्तिकरण अभियान की प्रदेश प्रभारी सरोज पांडे भी इस बैठक में मौजूद हैं और अभियान की बैठक में आगामी चुनाव पे मंथन हो रहा है। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले राज्य में होने हैं निकाय चुनाव। निकाय चुनाव को लेकर मंथन हो रहा है। बूथ प्रबंधन की हमारी बैठक है और हमारे प्रदेश के हमारे नेतृत्व आया हुआ है। दोनों विषय हैं। मुख्य रूप से हमारा आगामी दिनों का बूथ के अंदर पार्टी को मजबूत करना है, हर बूथ पर पन्ना प्रमुख बनना, सारे विषय की चर्चा होगी। इसके साथ साथ महामहिम राष्ट्रपति जी का अभिभाषण है और अभिभाषण को हम शक्ति केंद्र पर ले जाएंगे, क्योंकि केंद्र सरकार उपलब्धियाँ हैं। इसके साथ साथ एक कार्यक्रम हमारा राज्य सरकार उपलब्धियों के विषय पर भी खबर रखेगा। उस कार्यक्रम स्वरूप की सूचना वो कैसे बने, सारी चर्चा आज की बैठक में करने वाले हैं। रुड़की में सोशल मीडिया पर एक सीसीटीवी फुटेज वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में एक डंपर आता हुआ दिखाई दे रहा है
और डंपर के आते ही एक शख्स खुद ही डंपर के नीचे कूद के खुदकुशी कर लेता है। पुलिस ने इस मामले में मुकदमा दर्ज कर लिया है, जांच की जा रही है। वीडियो में जो शख्स डंपर के नीचे जाता दिखाई दे रहा है वो झबरेड़ा थाना क्षेत्र के जटोल गांव का निवासी करमवीर बताया जा रहा है। रुड़की में दो भाइयों के बीच के विवाद ने हिंसक रूप ले लिया। दोनों परिवारों की महिलाएं और पुरुष लाठी डंडों के साथ एक दूसरे पे हमला करने लगे। मारपीट में 4 लोग घायल हुए। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है। साथियों के माध्यम से एक सूचना प्राप्त हुई है कि पनियाला गांव का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें कुछ परिवार के ही सदस्य आपस में झगड़ा करते हुए दिख रहे हैं। इस संबंध में जांच करके आवश्यक विधिक कार्रवाई सभी संबंधित पक्षों के विरुद्ध की जाएगी। सर, कुछ जानकारी मिल पाई है किस बात पर? अभी इस संबंध में जानकारी नहीं मिल पाई है कि ये कब का वीडियो है और क्या संदर्भ है, किन पक्षों के बीच मारपीट हो रही है, लेकिन ये जानकारी मिली है कि परिवार के ही कुछ सदस्यों के बीच आपस में ही मारपीट का